हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 25 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहारी दिखता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था शारदा देवी, आल्हा उदल तथा संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आंसर आया है इसका। पहले क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि सनसेट पॉइंट जो आपका मांडवगढ़ का है, अमरकंटक की मैकल की पहाड़ियां हैं और धूपगढ़ की चोटी है पचमढ़ी की। तीनों ही सनसेट पॉइंट के लिए मध्य प्रदेश में फेमस हैं। ठीक है। और अगर बात करें मांडू के अन्य दर्शनीय स्थलों की, तो मांडू को मध्य प्रदेश का हम्पी कहा जाता है। जहाज महल जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था यहीं पर स्थित है, जिसकी तरफ दोनों तरफ तालाब हैं। हम इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रानी रूपमती, बाज बहादुर का महल, रेबा कुंड, दारा खां का मकबरा, मांडवगढ़ तीर्थ स्थल, सुपार्श्वनाथ जामी मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा, हिंडोला महल, चंपा की बावड़ी और भी बहुत सारे, जैसे असरफी महल हो गया आपका, दाई महल हो गया आपका, मतलब ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल जो है वो मांडू में आपके स्थित हैं। अमरकंटक के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो दूधधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात जिसको कहते हैं, कपिलधारा जलप्रपात, माई की बगिया, सोनमुड़ा, संत कबीर चबूतरा, माई का मड़वा आदि ये अमरकंटक के दर्शनीय स्थल हैं। पचमढ़ी के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो प्रियदर्शनी सनसेट पॉइंट जिसको फोर्सेथ पॉइंट भी कहा जाता है। जेम्स फोर्सेथ था, जेम्स फोर्सेथ ने इसकी खोज करी थी। ठीक है। और इसी कारण इसे फोर्सेथ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी का जो खोज करने का जो श्रेय है वो जेम्स फोर्सेथ को ही जाता है। ये ऐसे देखने पर सूर्यास्त का दृश्य मनोहर लगता है। राजेंद्र गिरी, पांडव पहाड़ियां, महादेव गुफाएं, रजत प्रपात, चौरागढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी आपके पचमढ़ी के दर्शनीय स्थल है। अमरकंटक आपका अनूपपुर जिले में आता है। आपका पचमढ़ी जो है वो होशंगाबाद जिले में आता है और मांडू जो है वो आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। अगला जो है आपका दूसरे का आंसर है मैहर। ठीक है। जो शारदा देवी के मंदिर के लिए फेमस है। बताते हैं कि यहाँ पर माता का जो सती माता थी उनका हार गिरा था। ठीक है। तो इसलिए इसको मैहर के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक मंदिर जो ये है 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। ऐसे नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। काफी फेमस मंदिर जो है वो ये है। आला उदल जो है जगनिक ने आला खंड की रचना करी थी। ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। ठीक है। और आला उदल जो है वो माँ शारदा देवी के अनन्य उपासक हैं। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करें तो प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना करी थी। ठीक है। मैहर बैंड की स्थापना, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना 1979 में भोपाल में की गई थी। आज के लिए पहले मैं बता दूं ये अगस्त तक का हमारा करंट अफेयर जो है वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश के जो MCQs हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। करंट अफेयर आपका अर्धवार्षिकांक अवेलेबल है, ये भी अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ नोट्स और हैं, ये अगर आप चाहें, अगर आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारा करंट अफेयर खरीद सकते हैं। और ये मंथली भी अवेलेबल है, 6 मंथ का एडिशन भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए आपके प्रश्न है हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। ये कमेंट आपको ये करना है। दूसरा प्रश्न है सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो आपको ये दो प्रश्नों का जवाब जो है वो कमेंट करके डिटेल में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए गौ अधिनियम बनाए जाने का निर्णय लिया है। तो आप समझ ही गए होंगे आजकल गाय को लेकर कुछ ज्यादा ही राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। ठीक है। और उसमें अगर गायों का फायदा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मध्य प्रदेश जो है वहां पर गौ अधिनियम बनाने की बात अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। ठीक है। और इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद काफी चल रहा था। उस विवाद में आंगनवाड़ियों में अंडे देने की बात की जा रही थी जिसका काफी विरोध हो रहा था। तो अब शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों को अंडे की जगह पर गाय का दूध जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें देश विदेश में प्रमोट किया जाएगा, लोकप्रिय कराया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठित की गई है जो देश विदेश में गौ प्रबंधन का अध्ययन करके प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ गौ प्रबंधन लागू करेगी। ठीक है। इस कैबिनेट का यही प्रमुख काम होगा। ठीक है। और
मेन जो काम है वो क्या है, गायों का संवर्धन करना और गायों का संरक्षण करना। पंचायतों में गौवंश प्रबंधन के लिए राज्य वित्त आयोग की जो राशि है उसका उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिए, राज्य वित्त आयोग की राशि जो है वो उसका उपयोग किया जाएगा। साथ साथ गौशालाओं में बिजली पानी की व्यवस्था के लिए पंच परमेश्वर जो राशि है, पंच परमेश्वर की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये दो प्रमुख चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं कि जो गायों के लिए गौशालाएं जो बनाई जाएंगी तो पंचायतों में राज्य वित्त आयोग की राशि उसके लिए खर्च करी जाएगी। इसके अलावा पंच परमेश्वर योजना जो है मध्य प्रदेश की, उसकी राशि का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हम इससे पहले पंच परमेश्वर के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार जू मान्यता दिवस का आयोजन किया गया है? ये आपका भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में पहली बार जू मान्यता दिवस का आयोजन किया गया है 24 नवंबर को। 24 नवंबर एक्चुअल में 24 नवंबर आपका 1994, 24 नवंबर 1994 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको जू बनाया गया था। जू की मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, मीडियम जू जिसको कहा जाता है, 3 कैटेगरी जूस की होती हैं, उनमें से जो मीडियम जू है उसको बनाया गया था, जू का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए पहली बार जू मान्यता दिवस का आयोजन इसमें करा गया है। ठीक है, इसमें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल के 27वां मान्यता दिवस था। इसमें बर्ड वॉचिंग कैंप और नेचर वॉक का आयोजन भी किया गया है 24 तारीख को। ऐसे जनमानस में वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। मेन उद्देश्य जो है उसका यही था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 26 जनवरी 1983 को विधिवत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, एक और आपको बता दूं मैं, सबसे पहले इसकी जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको 1983 में, यानी कि 26 जनवरी 1983 में इसको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क घोषित करा गया था। ठीक है, और 1983 में ही इसको वन विहार नाम दिया गया था। ठीक है, ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें, हाँ, इसको मीडियम साइज जू का दर्जा जो है वो 24 नवंबर 1994 को दिया गया था। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी होंगी। दूसरी चीज आपको बता दें, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, मुश्किल से 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका फैला हुआ है। ठीक है, 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये आपका फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र स्नेक पार्क, ठीक है, स्नेक पार्क जो है वो कहाँ पर है आपका, इसी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के जो सांप हैं उनको वहां पर रखा गया है, डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो आपका मीडियम साइज जू जो है, चिड़ियाघर है, ये ISO प्रमाणित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ISO प्रमाणित मध्यम चिड़ियाघर की मान्यता प्राप्त है इसको। ठीक है, और यही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 2008 में, ठीक है, ध्यान रखिए, 2008 में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा इसके अंदर शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और इसके अंदर वन्य जीवों के लिए एक मध्य प्रदेश का एकमात्र रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, एकमात्र रेस्क्यू सेंटर भी इसके अंदर बनाया गया है वन्य जीवों के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें जो हैं वो आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगी आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपका फॉर एग्जांपल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1981 में करी गई थी। 1999 में ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, मतलब टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और करीब करीब 529 स्क्वायर फीट, ठीक है, 529 स्क्वायर फीट लगभग इसका आपका एरिया हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसको मध्य प्रदेश का जो सीधी संगरौली जिला है वहां पर स्थापित किया गया था। करीब करीब 467 स्क्वायर किलोमीटर इसका आपका एरिया बन जाता है। ठीक है, और 2008 में, ठीक है, 2008 में इसको जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंदर, टाइगर रिजर्व जो है उसमें, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल करा गया था। और जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तब ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी, कई बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि अविभाजित
अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो खैर आपको सब कुछ पता ही होगा। ये मंडला और बालाघाट जिले में आपका फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य भी यही बनाया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एरिया है इसका करीब 940 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपका बालाघाट और मंडला जिले के अंतर्गत फैला हुआ है। ठीक है, इसको 1952 में अभयारण्य बनाया गया था। ठीक है, 1952 में ये अभयारण्य बनाया गया था। उसके बाद इसको 1955 में, यानी कि 3 साल बाद ही ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित करा गया था? तो ये मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, मतलब टाइगर रिजर्व था। तो 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज है, अभी 2017 में ये मतलब मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया था जिसका अपना एक शुभंकर है। रोहन चक्रवर्ती ने शुभंकर का डिजाइन बनाया था। रोहन चक्रवर्ती, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये शुभंकर है, इसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा। ये इसका शुभंकर, मतलब इसका जो नाम है वो आपका है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कितनी मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे? देखिए, मंडियों को एक्चुअल में स्मार्ट बनाने का एक जो कार्य है वो अभी घोषणा करी गई है। तो इसमें प्रदेश की जो ए श्रेणी की 25 मंडियां हैं, ठीक है, 25 मंडियों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पंप उनके अंदर स्थापित किए जाएंगे, ए श्रेणियों की। ठीक है, ये कैटेगरीज जो है आपकी, ये कैटेगरीज की जितनी भी मंडियां हैं 25, ठीक है, उनमें पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे ताकि उनको स्मार्ट बनाया जा सके। और मंडियों को स्मार्ट बनाने के अनुक्रम में पेट्रोल पंप स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। अब यहाँ पे एक स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी मंडियां संचालित की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अभी 259 मंडियां जो है वो संचालित करी जा रही है। ये प्रश्न, ये ना सोचें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में कितनी मंडियां हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 2017 वाला जो एग्जाम चल रहा था आपका कांस्टेबल का या जेल प्रहरी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हल्का हल्का सा याद है मुझे। और इनमें से टोटल जो 40 मंडियां हैं वो ए श्रेणी की है। और इन 40 में से 25 में पेट्रोल पंप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। अगर ये सक्सेस होता है तो फिर आगे और में भी करे जाएंगे। ठीक है, और पेट्रोल पंप स्थापित होने से जो किसान है वो सीधा इससे लाभान्वित होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी इकाइयों को ISO मानक प्राप्त हुआ है, यानी कि ISO सर्टिफाइड किया गया है? तो मध्य प्रदेश की टोटल 21 इकाइयों को अभी हाल ही में, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं। जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है भोपाल का, मिंटो हॉल है भोपाल का, भोपाल बोट क्लब है, विंड एंड वेव्स है, ये कुल भोपाल निगम की अंतर्गत आती हैं। उनकी कुल ऐसी 21 इकाइयों को ISO मानक प्राप्त हुआ है। और इस उपलब्धि से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो है वो देश में इतने अधिक ISO मान्यता प्राप्त होटल्स, मोटल्स, रिसोर्ट्स आदि इकाइयों का संचालन करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। मतलब ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें इतनी सारी इकाइयों को एक साथ इतना ISO सर्टिफाइड किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मध्य प्रदेश के लिए हो जाती है। और ये जो प्रमाण पत्र है, यानी कि ISO सर्टिफाइड किया गया है, 3 साल के लिए किया गया है। 3 इयर्स की इसकी वैलिडिटी होगी। मतलब ये सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब कुछ चीज़ें ऐसी करी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये 3 कैटेगरी हैं, 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है 21 इकाइयों को। ठीक है, ये मैसर्स कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशंस एंड सर्विसेज की टीम के द्वारा निगम की इकाइयों का परीक्षण और निरीक्षण किया गया, तब जाकर इन 3 कैटेगरी के अंदर इनको प्रमाणित सर्टिफाइड किया गया है। इनमें से एक कैटेगरी है ISO 9001-2015 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा ISO 14001-2015 जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है क्वालिटी की। ठीक है, 9001 बोले तो क्वालिटी, ठीक है, 14001 बोले तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब एनवायरमेंट का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ISO 22000-2018 जो फूड मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे होटल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जैसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो फूड मैनेजमेंट सिस्टम उनका सर्टिफाइड किया गया है। यानी कि वहाँ पे जैसे साफ सफाई है,
जब खाना बनाते हैं रसोई तो वो सही तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सारी फूड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अंतर्गत इन 21 इकाइयों को प्रमाणित किया गया अभी हाल ही में। तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करिए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।